हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। प्रीपोजिशन में अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि प्रीपोजिशन कब और कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। तो जितना इम्पोर्टेंट ये है कि प्रीपोजिशन कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है, किन कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा या कोई प्रीपोजिशन किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि कब प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, वहीं इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं कि किसी खास वर्ड के बाद, जैसे डिस्पाइट लिखा हुआ तो उसके बाद लिखा है, इंक्लूड लिखा है, और भी तमाम वर्ड हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता है और एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन लगा के दे देते हैं और वो गलत होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, जो हमारा आज का सेशन होगा वो ये होगा कि कब हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। इसी पर बेस्ड आज का ये वीडियो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसको शुरू से लास्ट तक देखिए आप लोग, ठीक है। और उम्मीद है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि प्रीपोजिशन इज़ नॉट यूज्ड, कब प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से देखते हैं। हम इसमें एक एक वर्ड के साथ में एक एक एग्जाम्पल साथ में दे दिए हैं, तुरंत ही, बाद में नहीं। यहाँ ऊपर एक वर्ड दिया होगा, उसके साथ प्रीपोजिशन अक्सर कौन सा लगता है और वो गलत होता है, इसके साथ एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो जैसे पहला वाला देख लो, यहाँ पे पहला लिखा हुआ कि कंट्राडिक्ट अगेंस्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी का विरोध होना। जैसे मैंने कोई बात कही, आप उससे सहमत नहीं हैं, आप उसके अपोजिट में जा रहे, तो आप मेरी बात को कंट्राडिक्ट करेंगे। तो कंट्राडिक्ट जब करते हैं तो अक्सर हम लोग बाय मिस्टेक अगेंस्ट लगा देते हैं। आदत पड़ी है ना, कंट्राडिक्ट करेंगे तो उनके अगेंस्ट करेंगे, तो लेकिन ये अगेंस्ट लगता नहीं है एक्चुअली। कंट्राडिक्ट लगा हो तो उसके बाद आप अगेंस्ट का यूज बिल्कुल मत करिएगा। जो करेक्ट ग्रामर का यूज होता है उसमें ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो आगे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ऑन दैट मैटर माय नेफ्यू कंट्रोडिक्टेड अगेंस्ट मी। इस मैटर पर मेरा भतीजा मुझे कंट्रोडिक्ट कर रहा था, मतलब मेरे खिलाफ था। तो कंट्रोडिक्टेड अगेंस्ट मी, ये जो कंट्रोडिक्टेड के बाद अगेंस्ट लिखा हुआ है ये अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था कि ऑन दैट मैटर माय नेफ्यू कंट्रोडिक्टेड मी, ना कि कंट्रोडिक्टेड अगेंस्ट मी। ठीक है, अगला देखो इसी तरह का एक और होगा। अब ये अगला वाला है, देखो कम अक्रॉस। कम के साथ अक्रॉस तो लगता है, ये बात सही है। कम अक्रॉस के बाद विद कभी नहीं लगता। कम अक्रॉस का मतलब होता है जब हम किसी से अचानक मुलाकात हो जाती है। ठीक, कोई अचानक पर्सन मिल जाए, ठीक, अचानक मिलना, चाहे कोई पर्सन मिल जाए या फिर आप कहीं किताब वगैरह में नोट रखे हैं वो मिल गई, कुछ भी मिल गया, अचानक कोई मिल गया, मार्केट में कोई दोस्त मिल गया अचानक से, उसी को कहते हैं। तो कम अक्रॉस अचानक मिलना, तो उसके साथ विद ऐसे बोलने में सुटेबल लगता है, पर वो विद लगेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखो एक एग्जांपल, वी यूजुअली कम अक्रॉस विद डिफिकल्टीज बट वी हैव टू कोप विद देम। ठीक है, हमें मुश्किलों से अचानक मुलाकात होती है, अक्सर अचानक मुश्किल। अब मुश्किल कौन सी बता के आती है भाई, मुश्किल तो अचानक ही आएगी। बट वी हैव टू कॉप विद देम, पर हमें उसके साथ कॉप करना पड़ता है, हमें उसके साथ निपटना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में गलती क्या हुई कि वी यूजुअली कम अक्रॉस डिफिकल्टीज, ये विद जो लगा हुआ है ये लगना नहीं चाहिए था। इसमें आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि कम अक्रॉस के साथ हमें विद नहीं लगाना चाहिए। तीसरा देखो इसी तरह का वर्ड है, एक लिखा है बाय द रोड साइड। बाय द रोड साइड, अब ये बाई का मतलब ही होता है ना के किनारे, बाई का मतलब के किनारे। अब यहाँ पे साइड लगा दिए हो तो या तो यही लिख दो, बाई ही लिख दो, या तो साइड ही लिख दो। ठीक है, दोनों में से एक लगेगा। बाय द रोड साइड में आप फिर ये साइड मत लगाइए। जैसे दे बिल्ड अ कॉटेज बाय द रोड साइड, तो बाय द रोड लिखो, रोड साइड मत लिखो। ठीक है, क्या होना चाहिए, बाय द रोड, बाय द रोड होगा, बाय द रोड साइड नहीं होगा। ठीक है, अगला है फ्ली अवे। फ्ली का मतलब क्या होता है भैया, देखो फ्ली का मतलब होता है रन अवे। ये हुआ फ्ली, मतलब हुआ इसका रन अवे। अब रन अवे क्या होता है, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो फ्ली का मतलब होगा रन अवे। तो फ्ली के साथ फिर से अवे लगाने की ज़रूरत ही क्या है, फ्ली में तो लगा ही है ना अवे, रन अवे। ठीक है, इसीलिए फ्ली के साथ में कभी अवे नहीं लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, द थीफ फ्लेड अवे एज द नाइट वॉज डार्क and the roads were deserted with not a single check post
प्लेस्ड एनीवेयर, ठीक है, अंधेरा था चोर भाग गया। तो थीफ के बाद ये जो फ्लड लिखा है, ये फ्लड वही फ्ली की सेकेंड फॉर्म है, फ्ली फ्लड फ्लड, ये हो गया फ्लड। तो फ्ली के बाद अवे नहीं लगता, तो फ्लड के बाद भी अवे कैसे लगेगा? सेंटेंस होना क्या चाहिए था? सेंटेंस था द थीफ फ्लड एज द नाइट वाज डार्क, ये अवे यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो एरर किस में हो गई? फिर एक बार ए में हो गई। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ही कॉमन है। तो रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो रेन के बाद ये जो लाइक लगा हुआ है भैया, ये लाइक लगता नहीं है, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, ना कि लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक, समझ में आया? तो इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स में से ये लाइक नहीं लगाना है आप लोगों को, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 6 नंबर पे, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, लीव विद बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित चले गए। आप समझ तो रहे होंगे ना क्या मतलब है? बोरिया बिस्तर सहित, तो बोरिया बिस्तर सहित का मतलब क्या हुआ? हमेशा के लिए चले गए। तो जब हम कहते हैं लीव विद बैग एंड बैगेज, तो ये विद नहीं लगाया जाता है, लीव बैग एंड बैगेज, ना कि विद। हिंदी में आता है बोरिया बिस्तर सहित, ऐसा लगता है, और सुनने में अंग्रेजी में भी विद बैग एंड बैगेज ठीक लगता है, पर सुनने में जो ठीक लगता है और जो ग्रामेटिकली ठीक होता है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो लीव विद बैग एंड बैगेज अच्छा लग रहा है, पर वो इनकरेक्ट है। अब आगे से आइंदा आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है ना हमेशा के लिए, फॉर एवर, ठीक है ना, ये फॉर गुड मतलब फॉर अच्छे के लिए नहीं, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। तो ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज में ये जो विद लगा हुआ है ग्रामेटिकली गलत है। आप लोगों को लग रहा होगा फॉर गुड गलत है, जबकि ये विद गलत है, ठीक है। अगला आ जाओ, रीच या अराइव के बाद अगर कोई प्लेस लगा हो तो टू नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे वी रीच्ड टू लखनऊ, तो टू नहीं लगेगा लखनऊ के पहले, क्योंकि रीच्ड में टू इनबिल्ट है। इट वॉज 10 PM व्हेन वी रीच्ड टू लखनऊ, तो ये रीच्ड लगाए हो, ये टू नहीं लगेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट कर डालो, बस इतना ही याद रखना है। इसके साथ ये वर्ड नहीं लगता, इसके साथ ये प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसमें कोई ग्रामर नहीं समझानी है, ये याद करने का मैटर है। एक एक करके जैसे मैं इसको बताता जा रहा हूँ, तो एक एक करके आप नोट कर डालिए इसको, ठीक है। चलो, इन्वेस्टिगेट इन इनटू अ केस, तो इन्वेस्टिगेट के बाद बेटा इन इनटू नहीं लगता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होगे तो इन्वेस्टिगेट द केस, ना कि इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, या ना कि इन्वेस्टिगेट इन द केस, ऐसा नहीं होता। आ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज विल इन्वेस्टिगेट इनटू दिस हाई प्रोफाइल केस, तो एक हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस हाई प्रोफाइल केस की जांच करेंगे। तो जब वो केस की जांच करेंगे तो इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं लगाया जाता। अभी मैं यही तो बोला था कि इन्वेस्टिगेट लिखा है तो इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या हुआ? बी। ये एकदम सीधे सीधे से क्वेश्चन, इसके साथ ये लगना है, इसके साथ ये नहीं लगना है। तो आज तो हमारा सब नहीं लगने वाला काम चल रहा है ना, इनके साथ ये नहीं लगना है, बस हटा दो। अब इसी तरह से एक वर्ब है एंटर, एंटर का मतलब होता है कहीं प्रवेश करना, और इसके बाद ये क्या लिखा है? प्लेस। जब आप किसी प्लेस में प्रवेश करते हैं, जैसे कोई कमरा है, किसी कोई देश है, कोई कंट्री है, कोई गांव है, कहीं भी कोई प्लेस है, उस प्लेस में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसके साथ इन इनटू नहीं लगाया जाता। बात समझ में आई? ठीक है। तो लेकिन प्लेस याद रखिएगा, एंटर के बाद इनटू नहीं लगेगा, ये एंटर के बाद इन या इनटू नहीं लगता। कब? जब प्लेस दिया हो। तो अगर कुछ और दिया हो, सपोज कि बिजनेस लिखा हो, एंटर डैश अ न्यू बिजनेस, ठीक है। जैसे कोई आदमी है, वो उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब एंटर, ये एंटर लिखा और ये न्यू बिजनेस लिखा, अगर न्यू बिजनेस लिखा होगा तो इनटू लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, तब लगेगा। लेकिन अगर लिखा हो एंटर इनटू माय रूम, अब एंटर इनटू के बाद माय रूम लिखा है ना, माय रूम लिखा है तो इनटू नहीं लगेगा, और यहाँ बिजनेस लिखा है तो टू इनटू लगता। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, ठीक। जैसे एंटर का ये मामला है, अभी आप जल्दबाजी मत करिए, बड़े आराम से ज़रा समझिएगा। जैसे ये एंटर का मामला है, तो एंटर के मामले में अभी मैंने आपको 2 केस बताई, एक होता है जब इनटू लगता है, एक होता है जब इनटू नहीं लगता है। तो इसी बात को लेकर के मैं एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो याद रखिएगा, इसका अगला वीडियो वही वाला आने वाला है, ठीक है। तो उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद कभी प्रीपोजिशन लगता है, कभी नहीं लगता, कभी लगता है, कभी नहीं लगता है,
किस कंडीशन में लगेगा, किस कंडीशन में नहीं लगेगा। तो वो कंडीशंस अगली बार में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो ये एंटर जो वर्ड है ये उस बार फिर मिलेगा, उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि कब इसके बाद इनटू लगना है और कब नहीं लगना है। अभी केवल ये समझो कि एंटर के बाद अगर प्लेस लिखा है तो हमें इन इनटू नहीं लगाना है। क्लियर? ठीक है, तो अगले वीडियो का वेट करिए। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। व्हेन वी एंटर्ड इनटू द हॉल, जब हम हॉल में घुसे, तो ये हॉल क्या है, प्लेस है, तो प्लेस है तो एंटर के बाद इनटू नहीं लगेगा। समझ गए? ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। अब ये देखो, पास इन द एग्जाम। हम लोगों की आदत है, अक्सर बोलते हैं ना ही पास्ड इन द एग्जाम। भैया उसने एग्ज़ाम पास किया है, एग्ज़ाम में पास किया है ऐसा नहीं होता। वो एग्ज़ाम में पास हुआ है ये बोलना गलत है। उसने एग्ज़ाम पास किया है, उसने परीक्षा पास की है, परीक्षा में पास नहीं होता कोई। तो यहाँ पास के बाद इन नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह क्वालिफाई इन द टेस्ट, तो क्वालिफाई के बाद ये इन नहीं लगेगा। आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, टेस्ट में नहीं क्वालिफाई करते हैं। वैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं, एग्ज़ाम में नहीं पास होते हैं। तो अगर एग्ज़ाम लिखा हो तो पास के बाद इन नहीं लगेगा, अगर क्वालिफाई लिखा हो तो टेस्ट के पहले इन नहीं लगेगा। इन बातों पे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन करो, माय ब्रदर पास्ड इन द एग्जामिनेशन, पास के बाद इन नहीं लगना चाहिए, गलत हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करने के बावजूद सुरेश कुड नॉट क्वालिफाई इन द टेस्ट, तो क्वालिफाई लिखा है और ये टेस्ट लिखा है, इन नहीं लगाना है। ये सब सुन के आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। आई एम 100% श्योर आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। सोचो ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ना, ऐसे ही सोच रहे हो ना कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, पास इन द एग्ज़ाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप सुनते आ रहे होगे तो सुनते रहो। ये एग्ज़ाम है, ये कंपटीशन है, यहाँ वो काम नहीं चलेगा जो आप सुनते चले आ रहे हो। यहाँ करेक्ट इंग्लिश की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो यहाँ जो बता रहा हूँ उसको मान लो। ये एग्ज़ाम के 5 दिनों के काम आता है साल भर, बाकी रोज़ की अपनी अंग्रेजी अलग रखो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अब ये आ जाओ प्रीसीड बिफोर, तो दोनों एक साथ कर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप एक साथ डिस्प्ले हो जाए तो अच्छा है ये। ठीक है, दिख रहा होगा। प्रीसीड बिफोर और सक्सीड के बाद आफ्टर। ये देखो, प्रीसीड के बाद बिफोर। देखो भैया, प्रीसीड का मतलब ही होता है ना के पहले आना। अब प्रीसीड का मतलब के पहले आना, तो उसके पहले बिफोर लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक उसी तरह होता है सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है ना के बाद आना। ठीक है, के बाद आना। तो जब हम कहेंगे के बाद आना, तो जब इसमें के बाद ऑलरेडी लगा हुआ है तो आफ्टर लगाने की ज़रूरत ही क्या है। बस यही चीज़ समझने की ज़रूरत है, यही समझो। अ फियर्स स्टॉर्म प्रीसीडेड बिफोर द रेन, एक मतलब बारिश के पहले एक भयानक तूफान आया था। अब ये प्रीसीडेड लिखे हो, ठीक, प्रीसीडेड लिखे तो ये बिफोर लिखने की क्या ज़रूरत थी। ठीक इसी तरह हिज सन सक्सीडेड आफ्टर हिम, यहाँ सक्सीडेड लिखे हो, सक्सीडेड लिखे हो तो आफ्टर लिखने की क्या ज़रूरत थी। यही है। सुनने में अच्छा लग रहा होगा प्रीसीडेड बिफोर और सक्सीडेड आफ्टर, पर ये ग्रामेटिकली सब के सब गलत हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। डिस्कस है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, इलस्ट्रेट है, ये सारे वर्ड ध्यान रखना। डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इनके बाद अबाउट कभी नहीं लगेगा, एकदम से खारिज, ध्यान रखना। इन सब के बाद अबाउट कभी नहीं लगता। आगे लिखो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ अबाउट नहीं लगेगा डिस्कस के साथ। नेक्स्ट, we cannot illustrate about the process of evolution as any such process involves thousands of years, तो illustrate के साथ about नहीं लगाओगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। रूल के साथ क्वेश्चन सब कुछ चल रहा है। गो टू अब्रोड, ठीक है ना, तो गो के बाद जब अब्रोड लिखा होता है तो टू नहीं लगेगा। अमेरिका लिखोगे तो लगेगा। ही वेंट टू अमेरिका, ठीक है, लेकिन है वेंट टू अब्रोड, ये गलत हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात को? तो देखो, नेक्स्ट मंथ माई बॉस इज गोइंग टू अब्रोड, अब गोइंग के बाद अब्रोड लिखा है तो टू नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। गो टू होम, अगर यहाँ होम लिखा होता तो टू नहीं लगता। अब एक सिचुएशन और है, ध्यान रखना, ये भी नेक्स्ट वाले वीडियो में आने वाला है कि होम के पहले कभी कभी टू लगता है और कभी कभी टू नहीं लगता है। जैसे कहीं लिखा हो वेंट टू होम, ये देखना, और वेंट टू हिज होम, ठीक, ये देख लो,
दोनों में क्या फ़र्क है? ये वेंट टू होम है, वेंट टू हिज होम है। इस वाले में वह होम के पहले क्या लगा है? हिज लगा है। अगर हिज लगा है तो टू सही है, अगर होम के पहले हिज नहीं लगा है तो टू गलत है। मतलब क्या हुआ? अगर पजेसिव लगा हो तो टू लगा सकते हो, पजेसिव ना लगा हो तो टू गलत हुआ। तो ये अगली बार मैं अगले वाले वीडियो में मैं चूँकि इसी टॉपिक पर चर्चा ही होगी तो वहाँ मैं इसको डिस्कस करूँगा, थोड़ा और डिटेल में करूँगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ गोइंग के बाद अब्रोड है तो टू नहीं लगेगा, और यहाँ क्या लिखा है? माई प्यून हैज़ गॉन टू होम। अब ये गॉन टू होम है, देखो यहाँ गॉन टू होम, केवल होम लिखा है तो टू नहीं लगेगा। हिज होम लिखा होता तो टू लग सकता था। 17 पे आए हुए। 17 क्या कह रहा है कि प्रॉमिस टू या विद। जब किसी से हम प्रॉमिस करते हैं तो उसमें टू और विद नहीं लगाते। माई ब्रदर हैज़ प्रॉमिस्ड विद मी, ये विद नहीं लगाना चाहिए ना, माई ब्रदर हैज़ प्रॉमिस्ड मी, ना कि प्रॉमिस्ड विद मी। ठीक है, आगे आ जाओ। ये सारे के सारे वर्ड आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर कर डालिएगा, चाहे 3 बार वीडियो देखने पड़े चाहे 5 बार देखना पड़े। अगला लिखा है साइन ऑन द पेपर, तो साइन ऑन द पेपर नहीं होता है, साइन द पेपर होता है। साइन वर्ब है, किसी कागज़ पर नहीं साइन करते हैं, कागज़ साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, एप्लीकेशन साइन करते हैं, एप्लीकेशन पर नहीं करते। तो यहाँ लिखा हिज नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज ही हैड नॉट साइंड ऑन द एप्लीकेशन। तो साइंड के बाद ऑन नहीं लगता, साइन द एप्लीकेशन होता, साइन ऑन द एप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, ये भी आप लोगों को बड़ा अजीब लगा होगा ना? ठीक है, लगने दो। एनफ ऑफ समथिंग, देखो एनफ के बाद ऑफ नहीं यूज किया जाता है, एनफ होता है ना, कोई चीज़ एनफ मात्रा में होती है। द मैनेजर हैज़ गिवन द एम्प्लॉयज एनफ ऑफ फूड, एनफ ऑफ फूड नहीं होता, एनफ फूड होता है। ठीक है, तो द मैनेजर हैज़ गिवन द एम्प्लॉयज एनफ फूड टू ईट इन द लंच, ना कि एनफ ऑफ फूड, यहाँ फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया रिकमेंड फॉर समथिंग, तो देखो हम किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं, तो रिकमेंड के बाद फॉर का यूज़ नहीं किया जाता, रिकमेंड समथिंग डायरेक्ट बोलो। माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड फॉर अ बुक, रिकमेंडेड अ बुक, माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड अ बुक, माई डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ मेडिसिन, ना कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ मेडिसिन। तो इन सब चीज़ों के लिए फॉर वार नहीं लगाया जाता। ठीक है, रिकमेंड है, प्रिस्क्राइब है, इन सब के साथ फॉर नहीं यूज होता। आ जाओ 21 में। अब ये 21 क्या करें? कंसीडर ऑफ या अबाउट। जब हम कंसीडर करते हैं, किसी बात को सोचते हैं, किसी पर विचार करते हैं, तो उस पर हमें ऑफ या अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यू शुड कंसीडर अबाउट द एडवर्स कंडीशंस ऑफ योर फैमिली, तो कंसीडर, ये कंसीडर लिखा तो कंसीडर द एडवर्स कंडीशन, यू शुड कंसीडर द एडवर्स कंडीशन ऑफ योर फैमिली, ना कि कंसीडर अबाउट द एडवर्स कंडीशन ऑफ योर फैमिली। ठीक, समझ में आ गया? तो कंसीडर के बाद अबाउट नहीं लगेगा। ओबे टू समबडी, तो वी शुड ओबे टू आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ना कि ओबे टू आवर पेरेंट्स। ठीक है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ना कि वी शुड ओबे टू आवर पेरेंट्स। जिसको भी आप ओबे करोगे उसके लिए टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट में असिस्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। असिस्ट के बाद टू या बी, आप किसी की मदद करते हैं, किसी काम में किसी की सहायता करते हैं या उसका साथ देते हैं। आप कोई मार्केट जा रहा है उसके साथ चले गए तब भी असिस्ट यूज कर सकते हो। वैसे ये ज़्यादातर यूज किया जाता है किस मामले में? किसी काम में किसी की मदद करना। ठीक है, जैसे मैं रोटी बना रहा हूँ, तुम आके सेक दिए, तो ये होता है असिस्ट करना। ठीक है, तो असिस्ट के बाद विद नहीं यूज किया जाता है, असिस्ट के बाद सीधे आप जिसकी मदद किए हो। आई असिस्टेड विद माई फ्रेंड, यहाँ आई असिस्टेड माई फ्रेंड होगा, विद नहीं लगेगा। ठीक है, असिस्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अवेट के बाद फॉर, ठीक, तो अवेट में फॉर नहीं यूज किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता? देखो पहले समझो, अवेट मीन्स वेट फॉर, अवेट का मतलब ही होता है वेट के साथ फॉर। ठीक, तो जब अवेट में वेट फॉर है ही तो फिर से फॉर लगाने की ज़रूरत ही क्या है? तो द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम एंड अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगेगा, अवेटिंग द रिजल्ट, ना कि अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, अब ये रहा हमारा 25। ये बहुत आया है, कौन वाला? ये डिस्पाइट के बाद ऑफ बहुत पूछा गया है। तो बिसाइड्स और डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं लगता, हालांकि इंस्पाइट के बाद लगता है। कहीं लिखा हो इंस्पाइट, तो इंस्पाइट के बाद ऑफ लगेगा। इंस्टेड, इंस्टेड लिखा हो तो इसके साथ भी ऑफ लगेगा। लेकिन अगर डिस्पाइट लिखा हो, ये लिखा डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन देखो, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो डिस्पाइट के बाद ये ऑफ नहीं लगेगा, ये हो गया गलत।
आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 27। 26 में क्या है, कंप्राइज, कंप्राइज या इंक्लूड। तो कंप्राइज मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ निहित होती जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, इंक्लूड होता है उसमें भी, तो इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा। अच्छा, कंप्राइज का एक कहानी है, इसको समझना ज़रा। अभी तुम्हें केवल कंप्राइज बता दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। कंप्राइज अगर एक्टिव वॉइस में है तब तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक है, नो प्रीपोजिशन। यही कंप्राइज अगर पैसिव वॉइस में आ गया तो याद रखना, तो कंप्राइज के बाद ऑफ लगेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में है तो। अभी तो आप देखिए कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता। तो कुछ कंडीशन, ये भी वही कंडीशनल है, किसी कंडीशन में इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है, किसी कंडीशन में नहीं लगता। तो अभी तो हम बता रहे हैं नहीं लगता, और क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में इसके साथ नहीं लगता। तो ये आज जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें सारे वर्ड नहीं है, इसमें से केवल 3 वर्ड मिलेंगे अगली बार भी। कौन सा मिलेगा, एक गो मिलेगा, एक एंटर मिलेगा और एक कंप्राइज मिलेगा, ठीक है ना। तो इन 3, यही 3 अगली बार मिलेंगे, बाकी अगली बार वाले में सब नए नए वर्ड होंगे, ठीक है। जैसे उसमें एम्फेसिस है, अफेक्ट है, अटैक है, इस तरह के वर्ड मिलेंगे कि कब इनके बाद लगता है प्रीपोजिशन, कब नहीं लगता। तो आज वाले में देखो क्या हुआ कि कंप्राइज और इंक्लूड के बाद ऑफ हमें नहीं लगाना है। तो सी लिव्स इन अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ अ हॉल एंड 4 बेडरूम्स। वो एक ऐसे मकान में रहती है जिसमें एक हॉल और 4 बेडरूम है। तो कंप्राइज के बाद यहाँ क्या है, ऑफ नहीं लगाना चाहिए। अब ये आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी रूल है। अप्रोच के बाद हमें नियर नहीं यूज करना है, ठीक, अप्रोच के बाद नियर नहीं लगाना है, क्योंकि अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास पहुंचना। तो टू आवर अमेजमेंट द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज्ड व्हेन इट अप्रोच्ड नियर द टोल काउंटर। तो अप्रोच्ड व्हेन इट अप्रोच्ड नियर द टोल काउंटर, बल्कि ये होगा कि व्हेन इट अप्रोच्ड द टोल काउंटर। अप्रोच के बाद नियर ऑटोमेटिक लगा होता है, के पास, के नज़दीक पहुंचना। क्लियर हो गई बात। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बाद हमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे नो प्रीपोजिशन का सेगमेंट। ये थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं है, इसमें ज़बरदस्ती दही मथने से घी नहीं निकलेगा, निकल चुका जितना निकलना था। तो इसमें वर्ड ही ऐसे थे, यही केवल बताना था कि इस वर्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, वो आपको याद करना। उसमें कोई ग्रामेटिकल मैटर नहीं था जिसको हम बहुत देर तक डिटेल में समझाएं। जो ग्रामेटिकल मैटर डिटेल में समझाना था वो हमने बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। प्रीपोजिशन के लगभग सारे सेगमेंट हम पीछे पढ़ा चुके हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा दिया, मीन्स एंड मीडियम पढ़ा दिया, टाइम का पढ़ा दिया, और जो मिसलेनियस थे जो कन्फ्यूजन वगैरह करते हैं सारे कई सारे वीडियो हमने प्रीपोजिशन के बनाए हैं। जिन लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, ठीक है, वो बहुत कायदे के और बहुत फ़ायदे के मतलब कायदे से बनाए हैं और फ़ायदे के बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें देख लो। आज वाला है, आज वाले में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्पाइट पे खास तौर से पूछा गया है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें प्रीपोजिशन लगाना है तो कैसे लगाना है। आज हम लोग ये पढ़ रहे थे कब नहीं लगाना है, क्योंकि लगाना जानना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि कब हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। एरर यहाँ से भी उठाई जाती है, यहाँ से भी पूछी जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। आज वाले में आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 27 वर्ड्स हैं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिए। उसके बाद लगने वाला प्रीपोजिशन जो गलत लगता है उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको काट दीजिएगा। और एक बार में ना समझ में आए तो एक बार या 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैसेज करना, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरे पास ये है, बनाया है, वैसे मुझे लगता नहीं है, आप लोग नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं नोट करना चाहते, पीडीएफ चाहिए तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ, लेकिन जब तक कहोगे नहीं तब तक नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड के बाद प्रीपोजिशन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, वो कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। करीब इतना ही छोटा सा वीडियो भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।